तो चलिए अभी इसके बारे में हम देखते हैं कि किस हिसाब से जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो किस हिसाब से स्टॉक जो था इसकी प्राइस का पैटर्न चला। तो देखिए स्टॉक जो था आपके पास 2019 में ये लिस्टेड हुआ। जब इसका आईपीओ आया तो ये 62 रुपए के ऊपर आपके पास स्टॉक गया और ये काफी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ। बट जैसे इसका स्टॉक 62 रुपए पे लिस्टेड हुआ, जब भी आईपीओ रिलीज हुआ और जिस दिन स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज में ये हुए, तो 62 रुपए से ये नीचे गिर के आपके पास स्टॉक 23 रुपए तक गया। 23 रुपए के बाद आप फिर से देखेंगे स्टॉक ने फिर रिकवरी की कोशिश की। आपके पास 4 जनवरी 2021 को ये स्टॉक फिर से 43 रुपए जाने की कोशिश करी, बट जैसे ही इन्होंने अपने रिजल्ट अनाउंस करी, ये 41 रुपए से भी नीचे जाके आपके पास ये स्टॉक 27 रुपए पे गया। तो अभी हमारे को ये लगता है कि जो स्टॉक का 30 रुपए प्राइस है, 30 रुपए एक रिलायबल प्राइस है, क्योंकि बैंक्स जो है वो कोविड के कारण काफी ज्यादा उनको एनपीएस बढ़े और एनपीए में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा कम रही। तो अगर हमारे पास कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत कम रही, उसके रीजंस ये है कि जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को वेस्ट बंगाल और असम में कुछ ज्यादा एक्सपोजर था, जिसके कारण वहां से कलेक्शंस में कमी आई। जैसे जैसे ये कलेक्शंस का सिनेरियो जो है ये बढ़ता रहेगा, आपके पास रिकवरी रेट आपके पास ज्यादा आता रहेगा, आपके पास जो स्टॉक है वो आपके पास इंक्रीज होता रहेगा। चलिए अब इसके बारे में मैंने जैसे कि आपको ये बताया कि जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसका जो मेनली ओवरव्यू है, मैं आपको ये ओवरव्यू बताऊंगा कि ये जो है आपके पास ग्रुप लोन में काम करते थे और इनका जो 91% जो पोर्टफोलियो है वो रिटेल बैंकिंग में आपका गया हुआ है। होलसेल बैंकिंग में आपके पास 2% है, ट्रेजरी में 6.9% है। और अगर हम लोकेशन वाइज करें तो नॉर्थ इंडिया में 36% लोन बांट रखे हैं, वेस्ट इंडीज में आपके पास 20% को लोन है, ईस्ट इंडिया में 15%, साउथ इंडिया में आपके पास 29%। तो साउथ इंडिया में इनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत अच्छी है, बट नॉर्थ इंडिया में पंजाब में जो इनके एनपीए है वो आपके पास थोड़ा सा इनको मुश्किल हो रही है एनपीएस कलेक्ट करने में, जो उनका रिकवरी रेट है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकली प्रेशर्स और जैसे कि आसाम में इलेक्शंस थे तो वहां पे बिल बनने की कोशिश हुई, जिसके कारण इनका जो एनपीए था, सॉरी कलेक्शन एफिशिएंसी थी, बहुत कम थी। जैसे कि मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो ज्यादातर आपके पास जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 14 से 15% आपके पास चार्ज करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये 5,000, 10,000, 20,000 या 50,000 तक के जो लोन है वो शॉर्ट टर्म के लिए देते रहते हैं। तो इनका एक टायर्स होता है, देखिए ये अभी इनके पास जो टायर 4 में जो कस्टमर पहुंच चुके हैं वो 70% है। अब ये टायर 1, 2, 3 और 4 क्या है, देखिए टायर 1 का मतलब है कि मान लीजिए 100 लोगों को लोन दिया, तो 100 लोगों में से 100 ने फिर वापस कर दिया, फिर वही 100 लोगों को दूसरी बार लोन दिया, उसको हम टायर 2 बोलेंगे, उन्होंने फिर वापस कर दिया। वैसे ही ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको ये लोन देते जा रहे हैं, और इनके 70% कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको ये ऑलरेडी लोन जो है वो बांट के इनके टायर 4 तक वो पहुंच चुके हुए हैं। तो इनका जो कस्टमर बैकअप है वो काफी अच्छा इनके पास है। तो यहाँ पे अब मैं इसके थोड़े फाइनेंशियल की जो इसके प्राइसेस के बारे में बात करूंगा। तो इस पे जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारे इंडिया में जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे जो है आपके पास स्मॉल फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग में काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की लाइन है जो वो है आपके पास ब्लैक, आपके पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये लाइन है येलो, और आपके पास बंधन बैंक की लाइन है ब्लू। तो अब देखिए ये प्राइस चार्ट पैटर्न जो है, अगर हम प्राइस चार्ट पैटर्न की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सभी से ऊपर है, उसके नीचे आपके पास बंधन बैंक आ गया, बंधन बैंक के नीचे आपके पास उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया। तो ये अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो आपके पास मार्केट कैपिटल है वो 15,000 करोड़ तक का है, बंधन बैंक का आपके पास 50,000 करोड़ तक का है, और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का 5,000 करोड़ तक का जो मार्केट कैपिटल है वो 5,000 करोड़ तक का। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि पेयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सबसे टॉप पे है। इसका रीजन यही है कि ये अपना इक्विटी शेयर कैपिटल जो है इनका ये कांस्टेंट है, और इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्होंने जो मार्केट में शेयर रिलीज किए हैं वो कम है। अब देखिए मार्केट में शेयर की प्राइस कब ज्यादा इंक्रीज होती है, मार्केट में शेयर की प्राइस ज्यादा इंक्रीज होती है जब आपने जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपने शेयर जो मार्केट में है वो कम रिलीज करके रखे हुए हैं, और मतलब टोटल शेयर कैपिटल जो है मार्केट में रिलीज बहुत कम है, जिसके कारण से जो प्राइस है वो हाई रहती है। अब देखिए बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस ने 2007 में अपना इक्विटी शेयर कैपिटल लाए, तो उनको कभी भी प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनका जो रिदम है वो बिल्कुल सा कांस्टेंट है, और प्राइस जो है उन्हीं शेयर के बेस के ऊपर कैलकुलेट होकर वो हाई से हाई जाते रहती है। तो माना ये जाता है कि जो भी बैंक्स हैं और जो भी कोई कंपनी है उसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो बहुत कम होना चाहिए, जिसके कारण प्राइस जो है वो ज्यादा है। और जो
इक्विटी शेयर कैपिटल है वो भी बिल्कुल कम होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बेंचमार्किंग प्राइस बताई कि बेंचमार्किंग में ये किस हिसाब से चला हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि 2019 में ये मार्केट में लॉन्च हुआ, सो सब्सक्राइबर जो थे इसके बहुत ज्यादा आए थे। तो यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग बात मैंने आपके साथ ये डिस्कस करी थी कि जो इनका शेयर प्रमोटर होल्डिंग है, अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए एफआईआई प्रमोटर के पास ऑलरेडी 80% आपके पास शेयर्स बने हुए हैं, और ये शेयर्स प्रमोटर ने इसीलिए अपने पास रखे हुए हैं क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो था वो पहले उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता था। जब इन्होंने बैंकिंग के लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया तो हमेशा ये माना जाता है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो भी बैंक है या स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनको अपने जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 85% से लाके 40% तक गिरना होता है। अब यहाँ गिराना होता है, तो यहाँ पे देखिए एफआईआई जो है ये इस बैंक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट इन्होंने एफआईआई को लिमिट करके रखा हुआ है 5%। तो इसके रिगार्डिंग जो भी एफआईआई थी इन्होंने आरबीआई में कंप्लेंट करी कि देखिए जी हमारे को उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो प्रमोटर्स की अपनी होल्डिंग नहीं गिरा रहा है, जिससे हम मार्केट में इस बैंक के ऊपर अपनी इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का बोलना था कि हम जब 5 साल का हमारे पास अभी टाइम है, अगर हमारे 2019 में अगर हमने स्टॉक को लॉन्च किया तो हम 2024 तक अपने स्टॉक को नीचे ला सकते हैं, अपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग नीचे ला सकते हैं, बट कि हमारे को उससे पहले लाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रमोटर की जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल सही है। वो खुद चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत का पैसा जो है हम बाहर ना जाने दें, तो जब टाइम आएगा तो हम कुछ ऐसे ट्रस्ट बनाएंगे या कुछ ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज को हम अपने म्यूचुअल फंड्स में हम पैसा लगाएंगे ताकि इंडिया का पैसा जो हो वो इंडिया में रहे। तो ये इनकी एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है जो मेरे को ये लगती है। बट यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि अगर प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग ना गिराते हैं तो इनका स्टेटस जो है वो बंधन बैंक की तरह हो सकता है कि देखिए जब बंधन बैंक को ऑलरेडी 5 साल हो गए थे, जब प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग नहीं गिराई तो आरबीआई को बीच में आना पड़ा। तो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे बंधन बैंक के, तो उनकी जो सैलरी थी जो भी वो 2.5-3 करोड़ रुपया ईयरली चार्ज करते थे, उन्होंने उनकी जो अकाउंट से वो फ्रॉज कर दिया। तो उनका ये कहना था आरबीआई का कि आपने अपनी होल्डिंग ना गिरा के आपको होल्डिंग पहले आपको गिराइए, तभी हम आपका जो अकाउंट है वो अनफ्रीज करेंगे। तो उस केस में जब ये न्यूज मार्केट में आई थी तो स्टॉक जो था बंधन बैंक का आपके पास देखिए 692 रुपए 700 रुपए के तकरीबन गया, और 700 रुपए से जब ये खबर आई तो उसमें उन्होंने अपने स्टॉक की प्राइस जो थी वो 250 से 300 रुपए के बीच में आ गई। बट हाँ, कोविड के कारण जो था वो बैंक काफी नीचे आया। तो ये सभी बैंकों के हालात है। तो बैंक्स हमेशा ये कोशिश करता है कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उनको हमेशा प्रोविजन रखने की हिदायत दी जाती है। तो हमारे को ये देखना है कि 2024 तक प्रमोटर्स को अपने शेयर्स कहीं ना कहीं गिराने पड़ेंगे। बट यहाँ पॉजिटिविटी ये बात है कि स्टॉक ऑलरेडी 60 रुपए तक हिट किया, तो 60 रुपए से अगर ये अभी हम इस 30 रुपए को ले लेते हैं तो हम ये टारगेट रख सकते हैं कि स्टॉक अगर 70-80 रुपए तक जाएगा, और बीच में हम ये भी एनालिसिस करते रहेंगे कि कब जो इस बैंक के जो प्रमोटर हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग को गिराएंगे। तो आगे मैं आपको इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो लोन पोर्टफोलियो है वो देखिए राजस्थान में इन्होंने अपना 3.94 अप्रोक्सीमेटली 4% लोन बांटे हैं, तमिलनाडु में अप्रोक्सीमेटली 17, त्रिपुरा में 1.12, उत्तर प्रदेश में 3.97% है, उत्तराखंड में 0.42, वेस्ट बंगाल में 13.87% है। तो इनको जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ वो वेस्ट बंगाल और पंजाब में हुआ। वेस्ट बंगाल में इसीलिए लॉस हुआ कि वेस्ट बंगाल और आसाम में एक स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो बिल को पास करने की कोशिश कर रही थी कि जो भी स्मॉल फाइनेंस कंपनी है, जो कि आप 13 से 14% आप जो लो इनकम कैटेगरी के लोग हैं उनसे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा है, इसको आपको कम करना चाहिए। तो इसी के कारण काफी स्ट्राइक्स हुई, कई पॉलिटिकली पार्टीज का प्रेशर रहा। बट यहाँ पे मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जैसे जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो इस बेस पे आधार पे आपके पैन कार्ड या आपके सिबिल स्कोर के ऊपर नहीं देते हैं, वो माइक्रो फाइनेंसिंग रहती है। और इनका ये टारगेट होता है कि हमने जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश की गई। बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ये क्लाउज दिया गया कि आप इतना ज्यादा इंटरेस्ट मत चार्ज कीजिए, इसको नीचे गिराने की कोशिश कीजिए। तो अभी वो नेगोशिएशन चली थी, तो वेस्ट बंगाल में जरा इलेक्शंस थे तो उसके कारण जो था वो कलेक्शन एफिशिएंसी भी कम हुई और लोगों ने वहां पे स्ट्राइक्स करके रखी। पंजाब में भी वही हालात थे, फार्म बिल और जो भी पॉलिटिकली प्रेशर्स थे वो यहाँ पे तकरीबन लोगों में ये चीजें देखने को मिली।
अब सबसे पहली बात ये है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बोला गया कि जो पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जो इनके कंप्लाइंसेस है, जैसे कि आरबीआई ने ऑलरेडी इनको बोला है कि 75% जो है आपको लोन जो देने हैं वो आपको पीएसएल लेंडिंग में देने हैं। आप और बाकी जो है 25% बच गया वो आपके पास रिटेल लोन्स, पर्सनल लोन्स, एमएसएमई लोन, कॉर्पोरेट लोन्स या होम लोन में आप दे सकते हो। बट आपकी जो प्रायोरिटी है वो 75% आपके पास एग्रीकल्चर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, माइक्रो एंटरप्राइज और वीकर सेक्शन को ही आप लोन देना है, जिसके बेस के ऊपर आपको लाइसेंस मिला है। तो आपको वो क्राइटेरिया जो है वो फिल करना है कि 75% जो लोन है वो आपके इसी सेक्टर्स में जाने चाहिए। अब यहाँ पे आपकी बैंक से ये बोल रहा है कि हमारे पास जो लोन्स आए, ग्रुप लोन जो है हमने 61.2% बांट के रखे हुए हैं। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है 9.3% है। माइक्रो इंडिविजुअल लोन्स की जो एडवांसेस है हमने 10.6 करके बांट के रखे हैं और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो 13.4% है। तो इन्होंने ये सारे जो लोन है वो कैटेगरी वाइज डिफाइंड करके आपके पास ये दे दिए हैं, एफआईजी लेंडिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग। तो इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि जो हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है माइक्रो फाइनेंसिंग या ग्रुप लोन्स में तो 0.1% है। तो यहाँ पे ये देखिए कि 920, ये जो आप पिंक देख रहे हो आपके पास, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये पिंक जो है ये ग्रुप लोन्स है, क्योंकि बैंक्स जो था अपने चीज को, जैसे कि मैं ऑलरेडी बोला है कि ग्रुप लोन में इसीलिए लोन बांटे जाते हैं कि कल को कोई जो लोग हैं वो लोन ना दे रहे हैं तो उनको ग्रुप्स की तरफ से प्रेशर आ जाता है, और अगर किसी से लोन ना भी दिया गया तो ग्रुप के लोग जो है वो हेल्प करते हैं। तो माइक्रो फाइनेंसिंग में ज्यादातर ग्रुप लोन में ही काम किया जाता है। और देखिए यहाँ पे इनका खर्चा बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक एक होगा और जो इनके फील्ड एग्जीक्यूटिव हैं वो एक मशीन लेके लोन को फाइनेंस करते हैं फील्ड्स में जाके। तो इनको इतना ऑफिस सेटअप्स करने की जरूरत नहीं होती है कि हर ब्रांच में हमारे को कासा इंक्रीज करना है, ऐसा ही कोई कंडीशन नहीं होती है। तो ये लोन जो है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए इनको फील्ड में जाके आपके पास ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। आगे आप ये देखिए कि इन्होंने जो सारे लोन जो थे कि आपके पास 2020 में जब कोविड हुआ तो कोविड के केस में आपके पास फिर भी इन्होंने कलेक्शन एफिशिएंसी जो थी वो ज्यादा रखी। जैसे माइक्रो बैंकिंग में 94%, एमएसएमई में 90%, एमएसएमई में अनसिक्योर्ड लोन इनके पास 69% जो था कि कलेक्शन एफिशिएंसी कम हुई, क्योंकि एमएसएमई बंद थे, कंपनीज बंद थी, तो कलेक्शंस में भी कमी आई। अफोर्डेबल हाउसिंग में 94%, पर्सनल लोन की भी कलेक्शन इनकी 89% रही, व्हीकल लोन की 97% रही, एफआईजी लेंडिंग में 99% रही। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोविड के ड्यूरिंग में जो एमएसएमई थे उनको अनसिक्योर्ड लोन जो था उनका वो 69% आपके पास बचा था। तो यह बहुत कम लोन की जो थी वो उनके पास कलेक्शन हुई। तो अब यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो यहाँ पे बता दिया, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जो भी स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे किस हिसाब से लोन्स बांटे रखे। और सबसे ज्यादा जो लोन बैंक्स ने बांटे हैं वो अपने ही साउथ में, इन्होंने जहाँ पे इनकी प्रेजेंस है वो 14% बांट के रखे हुए। और जो लोन इनके जो अपने पंजाब में है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5% है, और आपके पास असम में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3% है। तो ये एक असम स्टेट और एक ये पंजाब स्टेट, यहाँ से लोन की रिकवरी करना इनको मुश्किल हुई है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकली फैक्टर जो है काफी ज्यादा इन्होंने इनको इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत कम रही। बट अब आस्ते आस्ते जो है ये कलेक्शंस को बढ़ावा दे रहे हैं और ये कलेक्शंस इजीली कर पा रहे हैं। आगे मैं ये चीज बताऊंगा कि देखिए यहाँ के इनके जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में 24 स्टेट्स में इनका काम कर रहा है, फिर 575 जो इनके ब्रांचेस हैं 244 डिस्ट्रिक्ट्स में, और 486 इनके पास एटीएम्स है। तो जैसे कि माइक्रो फाइनेंसिंग का है तो इनको ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, तो वहां पे इनका ये खर्चा जो है वो ज्यादातर बच जाता है। आगे मैं बात करूंगा कि जैसे इनके पास लोन है तो उनमें लोन में जो उनके सब स्टैंडर्ड्स हैं, डाउटफुल हैं, और जो लॉस है, तो आपके पास ये इन्होंने परसेंटेज बताई है कि जो सब स्टैंडर्ड है दिसंबर 2019 तक 11,151 थे, मार्च 2020 में आपके पास 12,491 हैं, और सितंबर और दिसंबर तक 2020 में जो स्टैंडर्ड इनके एनपीए थे वो इतने। तो सब स्टैंडर्ड पार्ट जो था इनका एनपीए का वो डिक्रीज होता रहा। बट जो डाउटफुल थे, जो इनको डाउट था, तो दिसंबर 19 में तो बहुत कम थे, बट ये दिसंबर 20 आते आपके पास बहुत ज्यादा हो गए। देखिए दिसंबर 20 में जो डाउटफुल इनको लगता था वो 8,090 हो गई। ये इसीलिए डाउटफुल लग गया क्योंकि कोविड में भी कारण लोन की रिकवरी करने में मुश्किल हुई है। और जो ऑलरेडी इनको लॉस हो चुका हुआ है, तो लॉस की अगर हम बात करेंगे 2019 में जो लॉस है, जो टोटली लॉस है 363 करोड़, 167 करोड़, 188, 966, और दिसंबर के पहुंचते पहुंचते 1,171 करोड़ का जो फाइनेंस है इनका एक्चुअली एनपीए में जा चुका हुआ।
और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके पास कि स्टेट वाइज कलेक्शन माइक्रो बैंक की, तो देखिए ये सबसे पहला मैं यहाँ पे बैंक देख रहा हूँ कि जिसने ओपनली ये बता दिया है कि हमारे को इन स्टेट्स में कलेक्शन में कलेक्ट करने में बहुत डिफिकल्ट है। जैसे महाराष्ट्र में 771 करोड़ है, वेस्ट बंगाल में 1500 करोड़, असम में 364 करोड़, पंजाब में 337 करोड़। अब पंजाब में इन्होंने डिफाइन कर दिया है फार्म बिल प्रोटेस्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज, एमएफआई बिल, जैसे कि असम में इलेक्शंस है तो वहां पे एमएफआई बिल के कारण वहां पे दिक्कत आई, पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस रही। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ज्यादातर लॉकडाउन रहा, ट्रांसपोर्टेशन अनअवेलेबिलिटी। महाराष्ट्र में कलेक्शन एफिशिएंसी इसलिए कम रही क्योंकि हाई कोविड एक्सपोजर था महाराष्ट्र में और लोकलाइज्ड पॉलिटिकल इंटरवेंशन यहाँ पे रही। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका थोड़ा सा बिजनेस करने का जो था वो मतलब पॉलिटिकली काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के साथ जो पॉलिटिकली लीडर्स हैं वो फार्मर्स के साथ खड़े हो जाते हैं। बल्कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो आपको इंटरेस्ट रेट जो बैंक्स आपके पास ज्यादा रेट्स पे दे रहा है, तो आप 14% दे रहे हैं, तो जब लोन फाइनेंस किए गए तो उनको लोगों को बता गया, बट यहाँ पे जो पॉलिटिकली पार्टीज हैं वो यहाँ पे बेनिफिट करने की कोशिश करती हैं। आगे हम इसके बारे में ये देखेंगे कि आपके पास ये आपके पास हो गया। आपके पास अब ये प्रोविजंस की बात करेंगे। जैसे देखिए जैसे जैसे कोविड बढ़ा तो वैसे वैसे बैंक ने आपके पास प्रोविजनिंग का भी जो था वो इंक्रीज करा। दिसंबर 2020 में 2500 था और ये आपके पास दिसंबर 2019 में इनको लगा कि कोविड की सिचुएशन आ सकती है तो इन्होंने प्रोविजन करके रखा था 6058 करोड़ का, 10,973 का। तो जून में भी इन्होंने 667 करोड़ का रखा। जब इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी ज्यादा आई तो इनको लगा कि नहीं, हमारे को प्रोविजन कम करने की कोशिश है, और ये प्रोविजन ही इन्होंने अपने जो शेयर को था उनको डाइल्यूट किया, अपने शेयर में इंक्रीज किया। तो ये सारी चीजें जो हैं कि बैंक प्रोविजन इसीलिए करता है कि आपके पास आने वाले जो लोन्स हैं वो स्ट्रेसफुल रहेंगे या डाउटफुल रहेंगे, तो बैंक लॉस में ना जाए, तो इसके लिए बैंक्स को उसमें प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है। तो आगे हम यहाँ पे एक चीज आपको जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं यहाँ पे जो मैंने अपने आप निकाली है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास जो कंपनीज के एमडीज हैं या सीईओज हैं वो सैलरीज कितनी लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जो कंपनीज की जो मैनेजमेंट है, अगर 5,000 करोड़ की कंपनी है तो 5,000 करोड़ की कंपनी में जो आपके जो सीईओ है, जैसे नितिन चुग जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, मोहापात्रा जी हैं वो उनके पास होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, तो ये जो मतलब लोग हैं जो ये कंपनीज के बड़े बड़े एम्प्लॉइज हैं ये क्या सैलरी ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नोटिस करी, जो मैनेज सीईओ हैं इनके नितिन चुग जी, तो वो कम से कम 2.5 करोड़ का जो सालाना जो है वो पैकेज ले रहे हैं। 5,000 की करोड़ की कंपनी में जो सीईओ है वो 5,000 सॉरी आपके पास 2.5 करोड़ आपके पास सैलरी ले रहे हैं, 2.5 करोड़। तो हम इस केस को कंपैरिजन करेंगे बंधन बैंक के साथ। तो बंधन बैंक के जो सीईओ हैं वो ले रहे हैं 3 करोड़, जो कि 50,000 करोड़ की कंपनी है, और ये कंपनी है 5,000 करोड़ की, बट यहाँ पे सीईओ जो है वो 1.5 करोड़ का एक सीईओ ले रहा है और दूसरा सीईओ जो है वो 3 करोड़ ले रहा है। तो मेरे को यहाँ थोड़ा सा ये गलत लग रहा है कि जब कोई कंपनी लीडिंग सिचुएशन में हुई जा रही है या अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उनको थोड़ा जो सैलरी का पार्ट है वो थोड़ा सा आपके पास एक लिमिट में रखना चाहिए। आपको एक मतलब डेवलपिंग मोड में जो है वो बैंक्स को जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से मैंने ये चीज निकाली है। ये इनकी आपकी वेबसाइट में ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिस्ट बता दी गई है कि यहाँ पे कौन कौन है, जैसे बिस्मोन मोहपात्रा डायरेक्टर, आपके पास नितिन चुग मैनेजिंग डायरेक्टर, मोना कचवा डायरेक्टर, जयन कुमार बासु दिस आर डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, ऑल दीज पीपल जो है वो आपके पास डायरेक्टर है। और जो इनका जो आपके पास जो सैलरीज का है वो सैलरीज का मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। 1 मिनट आपके पास होल्ड कीजिए। जो सैलरी है वो भी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन करके रखी है, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो भी इनकी सैलरीज डिफाइन करी है और जितनी भी मीटिंग्स इन्होंने अभी तक अटेंड करी हैं, तो देखिए यहाँ पे मीटिंग भी बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टर की इतनी % है। और यहाँ पे एक अच्छी बात है, नितिन चुग आपके पास टोटल मीटिंग्स हुई उसकी 100% आपके पास अटेंडेंस है। तो ये एक बहुत अच्छी है कि जो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अपने आप के मीटिंग्स के लिए अपने पास टाइम निकाल के 100% जो है वो कंपनी के लिए टाइम यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा
कि ये जो आपके पास जो डायरेक्टर्स हैं, कौन सा सेशन डायरेक्टर है, कौन सा अपॉइंटमेंट डायरेक्टर है, और किसी की चेंज भी डायरेक्टरशिप में हुई है तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे एक चीज और दिखाने की कोशिश मैं करूंगा, जैसे जैसे मेरे को वो स्लाइड मिल जाएगी आपके पास सैलरीज की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए जितने भी FIIs हैं, जो भी 5% के FI में, जैसे प्रीमियर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन, BNP परिबास, आपके पास एरिडेंट स्टैंडर्ड, तो इन्होंने सारे जो है ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड करके 5% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पे आपके पास रखी हुई है। तो यहाँ पे ये जितनी भी कंपनीज आप यहाँ पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, अर्जुना फंड, रेमो कैपिटल फंड, ये सारे इतने शेयर्स इस कंपनीज ने होल्ड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ये हैं, बैंक्स के आपके पास इतने शेयर्स हैं, मतलब जो भी बैंक्स हैं, इंडियन बैंक्स जो हैं, उन्होंने क्या क्या शेयर्स होल्ड करके रखे हैं वो भी इन्होंने बता के यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये एक चीज जो है वो बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पे आपके पास जो क्रिसिल है, क्रिसिल ने भी इनकी जो फरवरी 2020 में जो थी वो रेटिंग जो थी A1+ वो विड्रॉन कर ली थी, बट फरवरी 2021 आते आते उन्होंने जो अपनी क्रेडिट रेटिंग थी वो फिर से संभाल ली और उसको फिर से रीफ्रेम कर दी आपके पास कि ये क्रेडिट एजेंसी जो होती हैं, ये आपके पास जो मार्केट में शेयर कैपिटल होता है और जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये देखती रहती हैं कि आपके पास जो ये लोन्स दे रहे हैं, जो पर्टिकुलर डेट है, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास DHFL था, येस बैंक था, इन्होंने अपने डिफॉल्ट किए, तो उसकी वजह से जो रेटिंग एजेंसीज जो थी इन्होंने अपने जो है ये रेटिंग जो थी वो अपने पास गिरा के रखी थी। तो यहाँ पे मैं एक बार से फिर से इस स्लाइड को आपको चेक करवा रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नॉमिनल शेयर्स की कितनी वैल्यू है, पब्लिक इशू में कितने शेयर्स किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड मेरे को टाइम दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे इनका सैलरीज का जो पार्ट था वो आपके पास दिया गया था। देखिए ये आपके पास सैलरी का पार्ट आ गया। देखिए नितिन चुग मैनेजिंग डायरेक्टर 1,24,94,027 सैलरी ले रहे हैं। सुमित कुमार घोष 3,40,63,200। तो ये इनका जो पैकेज है ये एक्चुअली कुछ ज्यादा लगा, क्योंकि इसको ही हमने, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि बंधन बैंक के साथ कंपैरिजन किया, तो ये जो है ये जो खुद के मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो 50,000 करोड़ की कंपनी है, उसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो खुद 2.5 करोड़ की सैलरी ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ थोड़ा सा मेरे को इसकी डिसएडवांटेज लगी। बाकी जो चीजें हैं, जैसे कि आपके पास ये स्टॉक्स का आगे फ्यूचर्स क्या रहेगा, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पे बताऊं कि इसकी बैलेंस शीट्स आपके पास एक थोड़ी सी नजर डालेंगे हम। तो देखिए आपके पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल था 1440 करोड़ का था, 1440 3 साल तो ये कांस्टेंट चला, बट मार्च 20 और मार्च 21 में इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो था वो चेंज करना पड़ा। रिजर्व्स एंड सरप्लस की मैं बात करूंगा कि पहले इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस की कोई जरूरत नहीं थी, बट जैसे जैसे कोविड आया 1238 और 1290 करोड़ को इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस ये आपके पास आ गया। आपके पास डिपॉजिट इनके पास 13,135 करोड़ का है। हमेशा जो टोटल पेड कैपिटल लायबिलिटीज हर बैंक्स की ज्यादा ही होती हैं, क्योंकि बैंक्स जो है वो आपको लोन देते हैं और लोन के कारण जो वो होती है वो लायबिलिटीज ज्यादा ही होती हैं। तो बैलेंस शीट में आपको ये देखने को मिल ही जाता है कि लायबिलिटीज हर किसी बैंक की जो है वो ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज यहाँ पे आपके पास बताया गया है 17,841 थे, पहले 10,000, 11,000, 17,000 तक आपके पास इनके एम्प्लॉइज अभी तक पहुंच चुके हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नेट एनपीए जो है वो कोविड के कारण 2.93 थे, पहले इनके 0.20 थे। तो जो एनपीए है वो इनके कारण बढ़े हैं, क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंसिंग थी, तो माइक्रो फाइनेंसिंग का जो काम था वो ढीला पड़ा, बट इकोनॉमी जैसे जैसे रिवाइव करेगी तो हमारे पास जो है एनपीए ये नीचे आ सकते हैं। आगे इसके थोड़े से टेक्निकल चार्ट पैटर्न की मैं बात करूंगा कि आपके पास ये टेक्निकली आपके पास स्टॉक किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। तो देखिए ये जो आपके पास ग्रे सी लाइन देख रहे हैं ये आपके पास प्राइस की लाइन है, और ये जो ऊपर बात देख रहे हैं ये टेक्निकल है। तो देखिए जब जब ये स्टॉक आपके पास लॉन्च हुआ
तो यहाँ पे देखिए 39 रुपए तक का स्टॉक गया, ये आपके पास 12 जून 2020 में, जब आपके पास कोविड ही था, बट बीच में ये स्टॉक फिर गिरा क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी कम हुई 2 स्टेट्स में। बट यहाँ पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग जैसे जैसे इकोनॉमी कम होगी और जैसे जैसे बिल थोड़ा सा पास हो जाएगा कि यहाँ पे लोन इंटरेस्ट का अमाउंट कितना चार्ज करना है, उस हिसाब से आने वाले टाइम में जो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम आगे 1-2 साल के लिए 80-90 का जो है वो टारगेट रख सकते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि इस प्राइस के ऊपर जब तक अभी तक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी तक 80% ही है और शेयर जो है वो आपके पास 30 रुपए पे बिहेव कर रहा है, तो मेरे को ये लगता है कि आपके पास जो स्टॉक्स के ऊपर जो होल्डिंग है वो आपको बनानी चाहिए। धन्यवाद।